Hello guys, how are you? I hope everybody is fine. तो बेटा जिस प्रकार से हमने लास्ट टाइम वांट ऑफ फैक्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, वहाँ पे हमने इतना ही अंडरस्टैंड किया था कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है। इसी प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो कन्फर्म हो गया था, उस एसोसिएशन टर्म का और डिसोसिएशन टर्म का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एसोसिएशन ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ेक्ट ऑफ एसोसिएशन ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन वो टर्म होती है जिसके अंदर आप छोटी छोटी 2, 3 या उससे ज़्यादा टर्म को आपस में कंबाइन कर दें और एक बड़े साइज की टर्म बन जाए, तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएशन। तो अगेन रिपीट, एसोसिएशन एक वो टर्म्स होती है जिसके अंदर 2, 3 और मोर देन 2 सोल्यूट मोलिक्यूल आर कंबाइंड टुगेदर एंड चेंज इनटू बिगर साइज मोलिक्यूल आर कॉल्ड एसोसिएशन। दैट्स क्लियर। अब सीधे टॉपिक्स की बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि एसोसिएशन का इफ़ेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्या होता है। और आपको पता है कि हमने वांट ऑफ फैक्टर के अंदर बताया था कि जब हमारे वांट ऑफ फैक्टर इट मीन्स आई की वैल्यू कितने से कम आए तब एसोसिएशन होगा। जब आपकी आई की वैल्यू 1 से कम आ जाए तब आप उसको क्या कहोगे, एसोसिएशन। क्या कहोगे बेटा, एसोसिएशन। अब कहता है इसका क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो चलिए गाइज पहले हम एक एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि इन तीनों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है बेटा, क्या, एसिटिक एसिड, और इसको हमने किसके अंदर डाला है बेटा, बेंजीन। किसके अंदर डाला है बेटा, बेंजीन। और आपको पता है अच्छी तरह कि जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डालते हैं तो इसकी यूनिट ज़्यादा होने की वजह से ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं बेटा, कंबाइन, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने की वजह से वो एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम कहते हैं डाइमर। तो यहाँ पर बेटा इसने डाइमर बना दिया। लास्ट लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ बेटा पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर को पढ़ें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। तो ये हमारे कौन से मोल कहलाएंगे बेटा, इनिशियल मोल, जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल मोल। और यहाँ पर बेटा हमारा फाइनल मोल कितना दिखाई दे रहा है, 1। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहोगे। अब खुद ही इमेजिन करो, इनिशियल मोल की वैल्यू हमारे पास 2 है और फाइनल मोल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या हम कहें क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, डिक्रीज हो रही बेटा। क्या हो रही बेटा, डिक्रीज। 2 से 1 की तरफ गए तो हमें पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर कौन डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज, तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। तो आई होप आपको फर्स्ट दोनों पॉइंट अच्छी तरह क्लियर हो गए और आप ये अच्छी तरह जानते हो बेटा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट के क्या होती है, डायरेक्टली। तो बताइए जब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एसोसिएशन के केस में, तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। अब हमने यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किए। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या नोट किए, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने ये नोट किया इस कंप्लीट स्टडी करने के बाद कि जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उसकी वैल्यू बेटा किससे कम होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू से। फिर देखिए एग्जाम्पल्स के अंदर यहाँ पर जो हमारा 2 मोल आया था, ये कौन सा मोल था बेटा, थ्योरेटिकल मोल, और ये हमारा कौन सा था, ऑब्जर्व्ड मोल। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मोल की संख्या वो थ्योरेटिकल मोल से क्या है, कम है। अगर हमारे थ्योरेटिकल मोल ज़्यादा है और ऑब्जर्व्ड मोल कम है, और मोल पे कौन डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब हमारे यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ही कम हो गया बेटा, तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, कम। और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू के, तो इसकी कोलिगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे यही तो कह रहा है कि यहाँ पर यही पॉइंट कहना चाह रहा है ऑब्जर्वर कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो कम होती है किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में हम आगे चलते एक और पॉइंट की डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ लिया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मोलिकुलर मास क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू की क्या है, लेस है, तो मोलिकुलर मास क्या होगा, मोलिकुलर मास तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली होता है। यदि हमारी यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम है, तो मोलिकुलर मास क्या मिलेगा, उसका ग्रेटर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, ग्रेटर। तो यहाँ पर हमारा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ग्रेटर, किससे, नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। तो बेटा यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर लिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर एसोसिएशन का क्या इफेक्ट होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एसोसिएशन बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, क्या होगी बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज, तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा बेटा। अब हम इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए गाइज देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो बेटा हमारा अगला टॉपिक है वान टू ऑफ फैक्टर वैल्यू किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या स्टडी करेंगे, एसोसिएशन, वान टू ऑफ फैक्टर वैल्यू ऑफ एसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप अच्छी तरह जानते हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, बट स्मॉल अमाउंट के अंदर या कहीं पार्शियली क्या होते हैं, डिसोसिएट।
तो मैंने यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत ज़्यादा है बेटा, तो पर्टिकुलर नाम ने दे करके मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या मान लिया, ए। अब हमें ये कन्फर्म नहीं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का यदि हम एसोसिएशन पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल्स लेकर चल रहे हैं। एज यू विश 1 भी लेकर चल सकते हो, 2, 3, 4, 5 एज यू विश। तो हमने एक जर्नल वे में हमने इसके मान लिए कि हमने कितने मोल्स ले लिए बेटा, n। क्या मान लिए, n। और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या था बेटा, CH3COOH, उसको जैसे हमने बेंजीन के अंदर डाला तो डाइमर बना जाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मैथमेटिकल वैल्यू उसके कोफिशिएंट के रूप में थी वो राइट साइड में उसमें कहाँ चली गई, आउटसाइड चली गई। तो सेम प्रोसीजर हमको यहाँ पर अप्लाइड करते हैं। ये भी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी क्या हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो हमारा कोफिशिएंट था वो कहाँ पर चला गया, आउटर में चला गया, दैट इज ए। अब हमने मान लिया, स्टडी कर रहे बेटा, कि इनिशियल स्टेज में जब हमारा टाइम ज़ीरो था, जब हमारा टाइम ज़ीरो था तो उस समय हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट कोई भी नहीं था। तो हमने मान लिया कि रिएक्टेंट का मोल जब हमारा टाइम ज़ीरो था, जब हमारा प्रोडक्ट नहीं बना था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 मोल। और प्रोडक्ट बना ही नहीं तो उसका कितना मोल होगा जब टाइम ज़ीरो था, 0। अब आपने क्या करना है कि एसोसिएशन के अंदर आपने छोटी छोटी टर्म्स को आपस में कंबाइन करवाना है। अब हमें ये तो नहीं पता कि एसोसिएशन के अंदर कितनी टर्म्स आपस में कंबाइन हुई, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि एसोसिएशन के बाद एसोसिएशन के अंदर अल्फ़ा जो टर्म है वो एसोसिएट हुई। तो यहाँ पर था 1 और यहाँ पर अल्फ़ा टर्म एसोसिएट हो गई। तो आफ्टर एसोसिएशन कितना टर्म बच गया हमारा, 1 माइनस अल्फ़ा टी टाइम के बाद। अब आप देखो कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएट हुए हैं उतने ही तो प्रोडक्ट के कम होंगे। क्लियर है बेटा, कहने का मतलब एसोसिएशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए हैं, जितने ज़्यादा कंबाइन हुए हैं, हमने देख लिया कि यहाँ पर कंबाइन कितने हुए थे, 2, और बन कितना रहा था, 1 मोल। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू कम हो रही थी, और वैल्यू कम होने के केस में आप क्या करते हो, डिवाइड। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड। तो इनिशियल जब टाइम 0 था तो कितना मोल माना, 1, प्रोडक्ट था नहीं तो क्या मान लिया, 0। और हमने मान लिया कि कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे आपस में कंबाइन, अल्फ़ा। तो आफ्टर एसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल बने, 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि जितने अल्फ़ा मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो बाद में तो प्रोडक्ट भी तो बनाएंगे, और प्रोडक्ट की वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। और कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, अल्फ़ा एन। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना बेटा, जब हम डिसोसिएशन का केस पढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखना कम के लिए तो हमने डिवाइड कर दिया, बट ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ मल्टीपल करेंगे। तो वहाँ पर आपका एन मल्टीपल में आएगा, नहीं कि डिवाइड में जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हो गए जब हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया, मतलब पूरा डाटा इकट्ठा होगा तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो टोटल मोल कितने बच गए। तो आपके इतने मोल तो बच गए थे, कितने बच गए थे, 1 माइनस अल्फ़ा। तो किसके बच गए, रिएक्टेंट के। तो अल्फ़ा ही तो निकले हैं इसमें, तो बच कितने गए, 1 माइनस अल्फ़ा। और प्रोडक्ट के कितने बन गए, अल्फ़ा एन। तो दोनों के अगर हम जोड़ दें तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आ जाएंगे टी टाइम के बाद। तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एन, मतलब रिएक्टेंट के अभी भी इतने पार्टिकल बचे हुए हैं। तो ये हमारी वैल्यू होगी बेटा ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन। और वान टॉप फैक्टर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर
एसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो यहाँ पर देख रहे हो बेटा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बचे थे एसोसिएशन के बाद, कुछ रिएक्टेंट के भी बचे थे और कुछ प्रोडक्ट के। तो टोटल कितने थे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन का मीनिंग यही है, मतलब वो थ्योरेटिकल वैल्यू की बात कर रहा है, सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यू की। और आफ्टर एसोसिएशन का मतलब कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है बेटा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू की। तो यहाँ पर हमारी ये तो होगी बेटा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और थ्योरेटिकल वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी हमारी 1। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, या कहीं ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या कहीं नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और बिफोर एसोसिएशन कितना है बेटा 1। तो यह क्या बन गया बेटा यहाँ पर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन में 1। तो यहाँ पर हमारा बेटा एसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई है, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। और जब आप डिसोसिएशन का केस पढ़ोगे तो यहाँ पे जो एन डिवाइड में हो बेटा किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एसोसिएशन की वैल्यू। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर हमारा अल्फ़ा क्या था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या था बेटा अल्फ़ा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर यहाँ पर हमारा अल्फ़ा डिग्री ऑफ एसोसिएशन था तो यहाँ पर पूछ लिया जाए कि एन क्या था, तो एन कहोगे कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल विच आर एसोसिएटेड, कि सोल्यूट के कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे। दैट्स क्लियर। अब हम क्या करते हैं, कुछ सिमिलर टर्म को वन साइड पुट कर लेते हैं और डिसिमिलर टर्म को एक तरफ। तो यहाँ पर बेटा क्या किया, ये हमारा जो अल्फ़ा नेगेटिव था उसको लेफ़्ट साइड में लिया है, तो किसका हो गया वो पॉजिटिव। और अल्फ़ा बाई एन किसका था पॉजिटिव, तो लेफ़्ट साइड में आया तो क्या हो गया माइनस अल्फ़ा बाई एन। तो ये आई इस साइड गया तो क्या हो गया 1 माइनस आई। अब हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर हमने अल्फ़ा कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 1, और यहाँ पर क्या बच गया 1 बाई एन। तो यहाँ पर 1 माइनस आई। जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो क्या हो गया अल्फ़ा इंटू में n माइनस 1 अपॉन में n, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस आईटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू n इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, n बाई n माइनस 1 किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू n इंटू में 1 माइनस आईटा अपॉन में n माइनस 1। तो यहाँ पर बेटा क्या आ गया हमारा, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने जिस प्रकार एसोसिएशन की कंप्लीट स्टेट देखी, तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हुए अब बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डिसोसिएशन का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो डिसोसिएशन के इफ़ेक्ट को चेक करने से पहले आपके माइंड में कुछ एग्जाम्पल आ जाने चाहिए। आपके माइंड में जैसे ही कुछ एग्जाम्पल आएंगे, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे बेटा एग्जाम्पल ऑफ डिसोसिएशन, NaCl, KCl, CaCl2, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, और दैट इज फेमस एग्जाम्पल क्या था एसिटिक एसिड इन वाटर। एसोसिएशन के अंदर क्या लिया था एसिटिक एसिड इन बेंजीन, डाइमर की फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने NaCl का एक एग्जाम्पल ले लिया पर्टिकुलर। तो यहाँ पर NaCl का स्टार्टिंग में हम कितना मोल लेके चल रहे हैं 1 मोल। और आपको पता है कि NaCl को जैसे ही हमने वाटर के अंदर डालते थे तो वो आयंस के अंदर टूट जाता था। और किस किस का आयंस बनाता था, Na पॉजिटिव और
Cl नेगेटिव। तो उसने एक ही Na पॉजिटिव का बना दिया और एक ही किसका बना दिया बेटा, Cl नेगेटिव। अब आप इमेजिन करो, आप लेके चले थे 1 मोल और दोनों के इंडिविजुअल भी कितने बना दिए, 1 मोल। तो यहाँ पर कितने मोल हो गए इनके, 1 मोल Na पॉजिटिव हो गया और 1 मोल Cl नेगेटिव हो गया। तो टोटल मोल कितने हो गए, इसका टोटल मोल हो गए बेटा 2 मोल। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है, जो आयंस के टूटने के बाद आती है या एसोसिएट होने के बाद आती है, उसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और जो स्टार्टिंग में लेके चलते हैं वो कौन सी वैल्यू होती है बेटा, थ्योरेटिकल वैल्यू। अब देखिए, थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में होती है और उसके बाद आप कौन सी तरफ जा रहे हो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू की तरफ। तो 1 मोल से जैसे ही आप 2 मोल्स की तरफ गए तो बताइए कि आपके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज। तो आप कहोगे सर इंक्रीज हुए। और जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुए और यहाँ पर हमारा वांट ऑफ फैक्टर क्या आया, 2, वांट ऑफ फैक्टर 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो हमने कहा कि ये क्या शो कर रहा है बेटा, डिसोसिएशन। क्या शो कर रहा है बेटा, डिसोसिएशन। और अगर ये डिसोसिएशन शो कर रहा है और जो वैल्यू है थ्योरेटिकल वो 1 मोल है और ऑब्जर्व्ड वो 2 मोल है, तो 1 मोल से 2 मोल की तरफ जाते हैं तो मोल्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आप अच्छी तरह जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो डिसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज होगी, और आप ये भी जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। तो एक बार ये फिर पॉइंट मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों की वैल्यू डिक्रीज होती है, बट मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। और डिसोसिएशन केस में ये केस रिवर्स हो जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज, और मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज। तो जिस प्रकार स्टूडेंट्स आपने वहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाली थी एसोसिएशन के केस में, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसी प्रकार यहाँ पर हम किसके लिए निकालें, डिसोसिएशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर डिसोसिएशन। तो आपको पता होना चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वही तो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड ना हो, पार्शियली डिसोसिएटेड। तो मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट मान लिया बेटा, क्या मान लिया, AXBY इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या मान लिया बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट AXBY, वहाँ पर मैंने क्या माना था, ए माना था। तो चलते हैं अब आगे की तरफ बढ़ते हुए, देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट मान लिया बेटा AXBY मान ली। आप कहोगे सर जब ये पार्शियली डिसोसिएटेड होगा तो आयंस बढ़ेंगे, बट हमें कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और किसके ऊपर नेगेटिव। तो बेटा आप 9th क्लास के अंदर ईजिली पढ़ चुके हो कि जो पहला कंपोनेंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव। तो ए के ऊपर तो हमारा कन्फर्म है क्या रहेगा, पॉजिटिव, और बी के ऊपर नेगेटिव। और कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव रहेगा वो यहाँ से आप आसानी से, इसका जो कोफिशिएंट है y वो इसकी पावर में चला जाता है, तो कितना होगा AY पॉजिटिव, और ये जो होता है ये इसकी पावर में चला जाता है, तो क्या बन गया AY पॉजिटिव BX नेगेटिव।
तो यहाँ पर बन गया ए वाई पॉजिटिव और बी एक्स नेगेटिव। अगेन रिपीट कर देता हूँ, पहले के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव कंसिडर करिए, दूसरे के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, उसका कोफिशिएंट उसकी पावर में लेकर जाइए और पहले वाले का कोफिशिएंट दूसरे वाले की पावर में लेकर जाइए। अब यहाँ पर देख रहे हो ए के कितने एटम्स हैं, एक्स, तो यहाँ पर मैंने आगे मल्टीप्लाई करके लिख दिया कि एक्स एटम है ए के, क्योंकि चार्ज को भी तो बराबर करना है बेटा। तो यहाँ पर एक्स को और वाई पॉजिटिव की हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें और उसी प्रकार यहाँ पर वाई और एक्स नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा? बराबर रहेगा। इसलिए हमने इसको क्या लिखा, ये मल्टीप्लाई कर। तो आप क्या लिखोगे, ए एक्स बी वाई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वाई इसमें टूटेगा तो क्या देगा, एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव। मैंने इसको एक एग्जांपल से बेटा दिखाया है कि ये आपका एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वहाँ पर तो आपने बेंजीन के अंदर डाला था एसोसिएशन केस में, आप किसके अंदर डालना है, याद रहे, वाटर के, तो यहाँ इसमें टूट जाएगा। तो यहाँ पर कितना मोल है, 1 मोल। जब टाइम 0 था तो इसका मोल कितना था, 1 मोल। मतलब जब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो हमारे पास प्रोडक्ट था ही नहीं। टाइम 0 पर इन दोनों की वैल्यू क्या थी, 0 0। और जैसे ही हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो ये आयंस में टूटना स्टार्ट हो गया, तो बाद में इनके कितने मोल्स प्राप्त होने लगे, 1 और 1। तो यहाँ पर सेम कहानी यहीं पे है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने, तो यहाँ पर आयंस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव कितना है यहाँ पर, y पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या है, x। तो दोनों टोटल कितने हो गए, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू n। हमने इनका मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, y पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड y रहेगा और x नेगेटिव का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, x। तो टोटल आयंस की वैल्यू क्या होगी बेटा, है। अब बताओ, जब हमारा टाइम 0 था हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो था ही नहीं, तो वहाँ पर मान दिया इसका रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है, 1 1। प्रोडक्ट था ही नहीं तो इसकी वैल्यू क्या। जैसे ही टाइम कंज्यूम हुआ तो डिसोसिएशन हुआ। अब हमने मान लिया कि अल्फा जो पार्टिकल है वो डिसोसिएट हो गए। कितने पार्टिकल बेटा, डिसोसिएट, मतलब जितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं उतने ही तो प्रोडक्ट के बनेंगे। मान लिया स्टार्टिंग में 1 मोल था, टी टाइम के बाद अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हो गए, मतलब अल्फा पार्टिकल टूट करके प्रोडक्ट बना गए। तो 1 में से अल्फा बना गए तो बच कितने गए बेटा, 1 माइनस अल्फा। और प्रोडक्ट क्या बनाए, जितने टूटे हैं उतने तो प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर CH3COOH का 1 मोल था, तो इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल टी टाइम के बाद। उसी प्रकार तो यहाँ पर जितना टूटा है उतने ही तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के मोल बनेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा टूटा है तो अल्फ़ा ही किसका बनेगा, ए वाई पॉजिटिव का, और अल्फ़ा ही किसका बनेगा, बी एक्स नेगेटिव। और इनका कोफिशिएंट बेटा क्या है यहाँ पर, एक्स, मैंने यहाँ पर एक्स लगा दिया, और यहाँ पर क्या है, वाई, तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर बेटा मैं एन लेके चला था तो एन से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर एक्स वाई, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो टी टाइम के बाद एक थी टी टाइम 0 था, तो वो वैल्यू कौन सी थी, थ्योरेटिकल। और टी टाइम के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी, ऑब्जर्विंग। अब टी टाइम के ऊपर जितनी भी वैल्यू दिखाई दे रही हैं वो कहलाएंगी आफ्टर डिसोसिएशन या ऑब्जर्विंग। और जो टाइम 0 पे थी वो वैल्यू कौन सी कहलाएंगी बेटा, थ्योरेटिकल वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन मतलब टी टाइम के बाद, तो कितना यहाँ पर कितना बच गया, 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे एक्स अल्फ़ा और यहाँ पर वाई, इनको ऐड कर दिया। और जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पर देख रहे हो कि 1 माइनस अल्फ़ा दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाल दिया, अल्फ़ा, तो क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। और x प्लस वाई क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ आयंस, उसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर की थी, n। तो x प्लस वाई की जगह बेटा मैंने क्या पुट कर दिया, n। तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। और वांट ऑफ फैक्टर की क्या वैल्यू होती है निकालने की,
ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंट करने के बाद। एक्सपेरिमेंट होगा तो या तो वो एसोसिएशन करेगा या डिसोसिएशन, बट हम किसका केस पढ़ रहे हैं बेटा? डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस एन। और बिफोर एसोसिएशन कितना था? सॉरी बेटा, बिफोर डिसोसिएशन आएगा। बिफोर डिसोसिएशन कितना था? रिएक्टेंट का तो 1 था, टाइम 0 था। प्रोडक्ट का कितना था? 0। तो सभी को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया बिफोर डिसोसिएशन? 1। तो यहाँ पर मैंने 1 को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आप आगे देखते हैं कि I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ बेटा? शॉर्टकट अब याद करने का तरीका भी देख लीजिए कि जब 2 केस बताए हैं मैंने, क्या? डिसोसिएशन और एसोसिएशन। दोनों के अंदर किसकी वैल्यू निकालनी? I की। तो डिसोसिएशन के केस में तो क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्या आएगा बेटा? एन अल्फा। और एसोसिएशन के केस में क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा तो रहेगा, बट यहाँ पर क्या है? एन अल्फा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ना आकर के क्या बताया था मैं? डिवाइड। तो याद रखना, डिसोसिएशन के अंदर होता है वांट ऑफ इफेक्ट निकालने का 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और एसोसिएशन के अंदर क्या होता है? एन अल्फा किस में चला जाता है? अल्फा बाई एन। अब आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से? अल्फा की। अल्फा एन माइनस 1, 1 इधर आया तो माइनस का I माइनस 1। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? I माइनस 1 अपॉन में एन माइनस 1। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 और अपॉन में एन माइनस 1। अल्फा क्या कहलाया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब बताइए, मैंने डिसोसिएशन के केस में जो एग्जाम्पल लिया था CH3COOH इन वाटर, उसकी स्टार्टिंग में मोल कितना? 1। और जैसे ही डिसोसिएट हुआ तो आयंस में टूटा, CH3COO नेगेटिव और H उनके भी कितने मोल मिले? तो प्रोडक्ट के कितने? अब बताइए, ये कौन सा मोल था? थ्योरेटिकल। और ये ऑब्जर्व। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? 1 से 2 की तरफ हुई, इंक्रीज। जब ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड। तो मोल्स इंक्रीज तो ऑब्जर्व वैल्यू है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बेटा, वो भी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज। क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस। उल्टा केस है, एसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो कम होती है, और इसमें क्या होती है? ज़्यादा। और आप अच्छी तरह जानते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व वैल्यू की ज़्यादा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या मिलेगी? कम। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर था, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने वांट ऑफ फैक्टर का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारी आज की मैराथन क्लास थी। और 2 पार्ट्स क्लियर करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम मैंने जो लेक्चर डिलीवर किया था, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोडेपर्स और आइसोटोन्स, और आज का जो टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर, इन दोनों में से A11 क्वेश्चन कन्फर्म कंपटीशन एग्जाम IIT JEE या नीट में ज़रूर आता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप तीनों वीडियोज़ को अच्छी तरह देखना, इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना। घर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।